बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विज 2। ये क्वेश्चन है, ये उसका सिनेरियो गिवन है जिसमें the information is related to relationship of macroeconomic volatility and stock market volatility, empirical evidence from Asian economies। ये सिनेरियो देने का पर्पस ये होता है कि ताकि जब आप क्वेश्चन को आंसर करें तो इसको जहन में रखें, ये बैकग्राउंड को आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी हो, हर स्टेटमेंट को इस कॉन्टेक्स्ट में, इसी फ्रेमवर्क में आप जवाब दे सकें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एक तो इसमें दो स्टाइल होते हैं। आमतौर पे अंडर ग्रेड लेवल पे, स्कूल कॉलेज लेवल पे जो आप स्टैट्स पढ़ते हैं उसमें ज्यादा जोर होता है कैलकुलेशन पे। हमारा यहाँ पे क्योंकि ये रिसर्च डिग्री है तो इसमें ज्यादा फोकस होता है कि सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस करना, यानी जो आप कर रहे हैं आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं, उसकी मीनिंग क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये इतनी लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन देने का पर्पज ये होता है। इसमें से सारे वेरिएबल इन क्वेश्चन में नहीं है। एक्चुअली ये पूरी एक रिसर्च है, इनफैक्ट मेरी अपनी ही रिसर्च है। तो उसमें से कुछ वेरिएबल्स जो है वो ड्रॉ करके ये रिजल्ट्स निकाले गए हैं, जिनको टेबल 1 और टेबल 2। अगर आप टेबल 1, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि टेबल 1 में क्या क्या है। टेबल 1 एनोवा से रिलेटेड है। एनोवा के आपको पता है इट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसमें सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट होते हैं। मिसाल के तौर पे आमतौर पे जब भी हम रिग्रेशन रन करते हैं तो जो राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो जिनका डाटा आप गैदर करते हैं और उनको कहते हैं नॉन वेरिएबल्स, और एक म्यू हम डालते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। क्योंकि सोशल साइंसेज में, मैनेजमेंट साइंसेज में सारे वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन होना या उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल काम है, इसलिए बैलेंस करने के लिए हम म्यू डालते हैं। जब आप म्यू डालते हैं तो आपकी ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होती, इसको बिहेवियरल इक्वेशन भी कहते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन इसको स्टैटिस्टिकल इक्वेशन या इकोनोमेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो इकोनोमेट्रिक मॉडल में हमेशा ये ऐसे करना पड़ता है। अब एनोवा में वो जो नॉन वेरिएबल होते हैं उनकी वजह से जो वेरिएशन आ रही होती है डिपेंडेंट वेरिएबल में, उसको हम कहते हैं रिग्रेशन के सामने उसकी वैल्यू होती है। ये जो सम ऑफ स्क्वायर है, सम ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का स्क्वायर है बेसिकली। इसी तरह रेसिडुअल है, ये जो अननोन फैक्टर्स की वजह से जो चेंज आ रही होती है डिपेंडेंट वेरिएबल में, ये बेसिकली उसकी वैल्यू होती है, यानी सम ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। सम ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, सम ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, दोनों को ऐड करते हैं तो ये नीचे टोटल वेरिएशन का फिगर आ जाता है। ये एनोवा का स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा हुआ है। आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रिग्रेशन के सामने है, यानी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन के सामने है आमतौर पे, ये वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो मॉडल में इंक्लूड होते हैं। अब इस मॉडल के अंदर अगर आप काउंट करें तो ये 8 वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है। तो इसका जनरल फार्मूला था n माइनस के, सॉरी k माइनस 1। तो यहाँ पे 9 k है। क्या मतलब k क्या होता है? नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स, जिसमें आपके जो स्लोप पैरामीटर्स है, यानी जितने 8 वेरिएबल डाले हैं तो 8 स्लोप पैरामीटर्स होंगे और एक इंटरसेप्ट होगा, 9 हो गए। तो 9 में से एक माइनस करते हैं तो आपकी वो रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आती है। तो आप डायरेक्ट भी काउंट करके भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आप 8 हैं तो 8 लिख देंगे। अगर उस तरह जाते हैं k माइनस 1 तो फिर आपको सारे काउंट करके एक माइनस करना पड़ेगा, यानी इंटरसेप्ट, तो वो आ जाएगा। इसी तरह ये डिग्री ऑफ फ्रीडम रेसिडुअल की, ये होता है टोटल सैंपल साइज माइनस जितने एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं आपके। 9 एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं और सैंपल साइज जो है वो 204 है। तो 204 में से सैंपल साइज, यानी सैंपल साइज में से अगर आप माइनस करते हैं 9 तो 195 बनता है। तो इसलिए अब 203 ये किसका है? ये टोटल वेरिएशन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये क्या होता है? ये होता है n माइनस 1।
n टोटल सैंपल साइज है, यानी 204, और -1 निकालने के बाद ये 203। तो n अगर निकालना हो तो आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 204 वापस आ जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जो मीन स्क्वायर है ये इन दो की रेशो है, यानी ये जो नंबर है 1947897.060 डिवाइडेड बाई 8, ये आता है मीन स्क्वायर एरर। इसी तरह ये डिवाइडेड बाई 195 ये नंबर आ जाएगा। जब इनकी रेशो निकालते हैं तो इसको f कहते हैं। अब f जो है अगर आप नोट करें तो ये एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाई अनएक्सप्लेन वेरिएशन का ये रेशो है। तो द हायर द बेटर। तो जितना मैंने रूल ऑफ थंब बताया हुआ है, जो कि रूल ऑफ थंब ही है, उसको एग्जैक्ट तो नहीं कहते, मैंने कहा कि 4 से आप कंपेयर करेंगे। और अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी गिवन है तो फिर आप 5% पे इसको देखते हैं। तो ये 5% से कम है, इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट है। तो एफ को जब एक्सप्लेन करेंगे तो एफ को हम कहेंगे कि ये हाईली सिग्निफिकेंट, यानी ओवरऑल, यानी जॉइंट सिग्निफिकेंट, इट मेजर्स जॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल। तो ओवरऑल मॉडल इज गुड। वजह क्या है? क्योंकि जितने आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाले हैं दे एक्सप्लेन वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वेरी वेल। और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें KSE 100 इंडेक्स था, जिसको US डॉलर में कन्वर्ट किया रुपीज से। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने वेरिएबल्स ये नीचे लिस्टेड हैं, जो 8 वेरिएबल डाले हैं, they are pertinent, they very well explain the variation in KSE 100 index which has been measured in US dollar। इसकी वजह से हम कह रहे हैं। तो ये अनोवा हो गया। बाकी ये कोएफिशिएंट्स हैं। अब ये तो मैंने जनरल एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे गए, उनको फिर स्पेसिफिकली फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। तो वैसे मैं जनरल आपको ये दूसरा टेबल भी बता दूं। कोएफिशिएंट्स है, इसमें अनस्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट्स होते हैं। जो नॉर्मल कोएफिशिएंट यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप है, उसको स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट से शो किया जाता है। जो स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट्स हैं वो असल में ये स्टैंडर्ड एरर है। स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट्स इसमें गिवन ही नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपको गिवन हो तो स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट इस पर्पस के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ इन 8 वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंस को आप रैंक कर सकें। जिसका स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट ज्यादा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? इट एक्सप्लेन्स वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल बेटर देन द अदर वेरिएबल। फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन सा होगा? जिसका स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा होगा वो रैंक में नंबर 1 होगा कि ये सबसे ज्यादा वेरिएशन इसकी वजह से आ रही है। फिर दूसरे नंबर पे इस तरह से आप रैंक कर सकते हैं। वो यहाँ पे गिवन नहीं है, अगर नेक्स्ट टाइम हो तो आप कर सकते हैं। आगे ये स्टैंडर्ड एरर है, टी नहीं दिया हुआ। अब टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बीटा डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर है। मिसाल के तौर पे 208.117 है तो डिवाइड बाई 19.153 करेंगे तो ये टी स्टैट निकल आएगा। आगे मैं दिखाऊंगा, अगर मैंने पूछा हुआ तो बताऊंगा। इसी तरह हर एक का जो स्टैंडर्ड एरर है वो साथ दिया हुआ है, उसके ऊपर आप डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू निकल आएगी। मैंने रूल ऑफ थंब बताया हुआ है कि अगर टी की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से ग्रेटर है तो इट इज सिग्निफिकेंट।